नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में यहां पर आपके लिए पर्यावरण पारिस्थितिक के यहां पर 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के 100 इंपॉर्टेंट MCQ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहां पर लेकर आ चुका हूं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। 2026 के एडिशन के हिसाब से यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस तैयार किए हैं और इस वीडियो का आपका PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF मेरे टेलीग्राम चैनल अंश स्टडी वाला पर मिल जाएगा। वहां से जाकर आप सभी लोग डाउनलोड कर पाओगे। करते हैं अपने इस वीडियो के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपका सही जवाब है A.G. टैसले ने यहाँ पर किया था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हेकल ने 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, जो ग्रीक शब्द ओइकोस घर से बना है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिक इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो आपका सही जवाब है अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिक इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक प्रोड्यूसर की भूमिका कौन निभाता है? तो आपका सही जवाब है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषी जीव यहाँ पर निभाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा उत्पादक से उपभोक्ता स्तरों की ओर प्रभावित होती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें खाद्य श्रृंखला फूड चेन में सबसे पहला पोषी स्तर कौन सा होता है? तो आपका उत्पादक प्रोड्यूसर यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में सबसे पहला पोषी स्तर होता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें अपघटक जीवाणु कवक पोषक तत्व को पुनः मिट्टी में मिलाकर चक्र पूरा करते हैं। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अपघटक डिकम्पोजर का पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य कार्य क्या है? तो आपका मृत जीवों व कार्बनिक पदार्थों का अपघटन इसका मुख्य कार्य है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें ऊर्जा का यह प्रवाह उष्मागतिक के नियमों का पालन करता है, यह पुनः चक्रित नहीं होती। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होता है? तो आपका एक दिशीय उत्पादक से उपभोक्ता की ओर यहाँ पर होता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें रेमंड लिंडमैन ने यह नियम प्रतिपादित किया, केवल 10% ऊर्जा अगले स्तर तक पहुंचती है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर 10% का नियम 10% पारिस्थितिक में किससे संबंधित है? तो आपका ऊर्जा स्थानांतरण एक पोषी स्तर से दूसरे में यहाँ पर संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें खाद्य जाल पारितंत्र की जटिलता व स्थिरता को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य जाल फूड वेब क्या दर्शाता है? तो आपका परस्पर जुड़ी कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल यहाँ पर दर्शाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें 1985 में वाल्टर रोसेन ने वैज्ञानिक सम्मेलन में यह शब्द प्रस्तुत किया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रचलित किया था? तो आपका वाल्टर जी रोसेन ने यहाँ पर प्रचलित किया था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें मायर्स ने 1988 में हॉट स्पॉट की अवधारणा दी, जहां उच्च जैव विविधता व खतरे दोनों हों। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जैव विविधता के हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? तो आपका सही जवाब है नॉर्मन मायर्स ने यहाँ पर अवधारणा दी थी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें भारत में पश्चिम घाट, हिमालय, इंडो बर्मा व सुंडा लैंड निकोबार हॉट स्पॉट है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थित हैं? तो आपका 4 यहाँ पर कुल भारत में हॉट स्पॉट स्थित हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर पश्चिम घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रमुख जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर पश्चिम घाट है आपका। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें पौधे CO2 अवशोषित करते हैं व श्वसन के दौरान इसे पुनः वायुमंडल में छोड़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन चक्र कार्बन साइकिल मुख्यतः
किस प्रक्रिया से जुड़ा है? तो आपका प्रकाश संश्लेषण व श्वसन से जुड़ा है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें राइजोबियम जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में सहजीवी रूप से रहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया मुख्यतः किसके द्वारा होती है? तो आपका सही जवाब है राइजोबियम जैसे जीवाणु के द्वारा होती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर DDT जैसे कीटनाशक खाद्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ने पर सांद्रित होते जाती हैं जो शीर्ष शिकारियों को हानि पहुंचाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका पारिस्थितिक तंत्र में जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन से क्या तात्पर्य है? तो आपका सही जवाब है खाद्य श्रृंखला में हानिकारक पदार्थों की सांद्रता बढ़ाना इसका तात्पर्य है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर एल्टन ने 1927 में पारिस्थितिक पिरामिड संख्या जैव भार ऊर्जा की अवधारणा दी। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका परितंत्र में पारिस्थितिक पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? तो आपका चार्ल्स एल्टन ने यहाँ पर अवधारणा दी थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर रामसर सम्मेलन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आर्द्र भूमि वेटलैंड पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता है? तो आपका सही जवाब है रामसर सम्मेलन, रामसर कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय समझौता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर यह सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ। इसी तिथि को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर रामसर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो आपका 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें भारत रामसर स्थलों की संख्या में एशिया में अग्रणी देशों में से एक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल रामसर साइट घोषित हैं? लगभग। तो आपका सही जवाब है 85 से अधिक यहाँ पर रामसर साइट घोषित हैं। अब बढ़ते हैं आगे, मैग्रो खारे पानी में उगने वाले विशेष पौधे हैं। यह तटीय कटाव रोकने में सहायक हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका मैग्रो पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार के क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपका सही जवाब है तटीय ज्वारीय क्षेत्र खारे पानी में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर यह अधिनियम वन्य जीवों व उनके आवासों के संरक्षण हेतु बनाया गया। इसमें अनुसूचियों के अनुसार सुरक्षा दी गई। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका सही जवाब है 1972 में पारित हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों व उनके आवासों के संरक्षण हेतु शुरू किया गया। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है 1992 में यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें बाघ गणना ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के अंतर्गत की जाती है। नवीनतम रिपोर्ट में बाघों की संख्या वृद्धि दर्ज हुई। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका भारत में बाघों की जनगणना किस वर्ष के अंतराल पर होती है? तो आपका सही जवाब है 4 वर्ष के अंतराल पर भारत में बाघों की जनगणना होती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में फैला हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम यहाँ पर क्षेत्रफल में है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर कांजीरंगा में विश्व के अधिकांश एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। यह असम में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है भारत में गैंडों के संरक्षण हेतु प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें IUCN रेड लिस्ट प्रजातियों को संकटग्रस्त श्रेणियों जैसे गंभीर संकटग्रस्त सुभेद में वर्गीकृत करती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न
पर अगला प्रश्न है, भारत में IUCN की रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो आपका संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची से संबंधित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसके अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, IUCN का पूर्ण नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का पूर्ण नाम है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर यह अधिनियम जैव विविधता के संरक्षण व संसाधनों के समान बंटवारे हेतु बनाया गया। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत में जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका सही जवाब है 2002 में पारित हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर NBA जैविक संसाधनों के उपयोग व लाभ बंटवारे को नियंत्रित करता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है चेन्नई में NBA का मुख्यालय स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें सामाजिक वानिकी में स्कूल, सड़क किनारे व सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण शामिल है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत में सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब है सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना सोशल फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर यह आंदोलन 1970 के दशक में शुरू हुआ। ग्रामीण ने वृक्षों को काटने से बचाने हेतु उन्हें गले लगाया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका, वनों की कटाई रोकना, वृक्षों को गले लगाना चिपको आंदोलन संबंधित था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें गोपेश्वर व रैंडी गांव इसी आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो आपका सही जवाब है उत्तराखंड। तत्कालीन उत्तर प्रदेश से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर बहुगुणा ने पारिस्थितिक स्थायी अर्थशास्त्र का नारा दिया। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, सुंदरलाल बहुगुणा किस पर्यावरण आंदोलन से जुड़े थे? तो आपका चिपको आंदोलन से जुड़े थे। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बड़े बांधों के निर्माण के विरुद्ध चलाया गया। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका मेधा पाटकर ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह आंदोलन केरल के साइलेंट वैली वर्षा वन को जल विद्युत परियोजना से बचाने हेतु चला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो आपका केरल राज्य से साइलेंट वैली आंदोलन संबंधित था। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर JFM में स्थानीय समुदाय व वन विभाग मिलकर वनों का प्रबंधन करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक वन प्रबंधन की एक प्रसिद्ध पहल कौन सी है? संयुक्त वन प्रबंधन, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसकी पहल है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें 1988 की संशोधित नीति में पर्यावरणीय स्थिरता व सामुदायिक भागीदारी पर बल दिया गया। अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्न है आपका, यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय गान वन नीति सबसे पहले किस वर्ष घोषित हुई थी? तो आपका सही जवाब है 1952 और संशोधित 1988 में। आगे यहाँ पर वर्तमान में भारत का वास्तविक वन आवरण इस लक्ष्य से कम है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन आवरण का लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा गया राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार? तो आपका 33% यहाँ पर रखा गया। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें MAB कार्यक्रम 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया। यह मानव व प्रकृति के सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत में जैव मंडल रिजर्व बायो अब बढ़ते हैं आगे, इस अधिनियम के तहत वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु CPCB व SPCB को अधिकार दिए गए। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका सही जवाब है 1981 में पारित हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, यह भारत का पहला प्रमुख पर्यावरण कानून था जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने हेतु। अब
बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका सही जवाब है आपका 1974 में यहाँ पर पारित हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, यह एक छात्र अधिनियम है जो पर्यावरण से जुड़े सभी पहलुओं को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। अब बढ़ते हैं